हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टी फॉर टीचर पर। और आज के इस वीडियो में हम गणित प्रैक्टिस क्लास 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन हल कर रहे हैं और ये इसका 8वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बिल्कुल बेसिक से रहेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार के नए वीडियो मिल सके। बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या सवाल नंबर 1 दे रखा है, निम्न में से पूर्ण वर्ग कौन सा है। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो पूर्ण वर्ग आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले इस सवाल को अपन बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि जैसे पूर्ण वर्ग, जैसे अपन उदाहरण लेते हैं 1 का स्क्वायर की अगर बात करते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, राइट। 2 का स्क्वायर देखते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अगली संख्या है 3 का स्क्वायर देखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अगली संख्या 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। अगली संख्या देखते हैं 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, राइट। अगली संख्या 6 के स्क्वायर की अगर बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 6 36। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49। अगली संख्या 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अगली संख्या 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अगली संख्या 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि देखिए कोई भी संख्या का वर्ग जो होता है उसमें आखिरी में जो संख्या होती है वो कौन कौन सी होती है, 1 होती है, 4 होती है, 9 होती है, 6 होती है, 5 होती है और एक 0 होती है। मतलब कौन कौन सी संख्या नहीं होती है, तो आपको यहाँ पर इकाई अंक में 2 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, 7 नहीं दिख रहा है और 8 भी नहीं दिख रहा है। मतलब ये चारों संख्या ऐसे अंक है, चारों अंक ऐसे अंक है जो कभी भी किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग में इकाई के स्थान पर नहीं आते। जैसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखिए, यहाँ पर इकाई अंक में 8 है तो 8 किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग में नहीं आता, इसलिए ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिए, इकाई अंक पर 7 है, ये भी आपके इकाई अंक में नहीं आएगा। डी ऑप्शन में देखिए इकाई अंक में 2 है तो 2 कभी भी पूर्ण संख्या का वर्ग में नहीं आता है। तो आपका इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5776। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मतलब ये जो संख्या है ये आपका 76 का स्क्वायर होती है। 76 का स्क्वायर कितना होता है, 5776 हो जाएगा। तो पहले सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। क्या कह रहा है प्रश्न, सवाल हमें दे रखा है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन से इसको हल करेंगे। सबसे पहले हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें m के स्थान पर 1 रखते हैं। तो पहले ऑप्शन में हम m के स्थान पर यदि 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणित 1 प्लस 2। तो 4 का गुणा 1 से होगा तो 4 एकम 4 और प्लस 2 हो जाएगा तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और आप सब जानते हैं कि 6 जो है ये आपकी कौन सी संख्या है, सम संख्या है। मतलब ये ऑप्शन तो आपका सही नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन में m के स्थान पर क्या रखना है, 1 रखना है। तो ये हो जाएगा 4 गुणित 1 प्लस इसमें 4 हो जाएगा। तो 4 का गुणा 1 से होगा तो 4 एकम 4, 4 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 भी आपको पता है कि सम संख्या है और हमसे सवाल में पूछा है धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, तो ये सम आ गया, ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन चेक करते हैं, ये हो जाएगा 4 गुणित m के स्थान पर 1 रख देंगे, गुणित 1 तो 4 एकम कितना हो गया 4 और प्लस 1 तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 कैसी संख्या है, 5 आपकी विषम संख्या है, राइट। तो आपको सवाल में पूछा था धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो रहेगा 4m + 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो हमारे दूसरे सवाल का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आप चाहो तो ऑप्शन डी को भी चेक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 4 गुणित m के स्थान पर 1 रख रहे हैं तो 4 गुणित m के स्थान पर 1 प्लस 6 तो 4 का गुणा 1 से होगा तो 4 एकम 4 प्लस 6 तो 4 और 6 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 आपकी कौन सी संख्या है, सम संख्या है। तो यहाँ पर देखिए ये भी सम संख्या है तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया।
ये आपका 8 आ रहा है, मतलब इससे आ रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन कैंसिल। ये आपका 10 आ रहा है, ये भी कैंसिल, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 दे रखा है 4 घंटियां क्रमशः 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 7 सेकेंड और 9 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। 4 घंटियां है जो कि 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 7 सेकेंड और 9 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। एक बार 7 बजकर वे फिर कितनी देर के बाद एक साथ बजेगी हमको बताना है। तो हमें जो संख्या दे रखी है, जो मान दे रखा है 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 7 सेकेंड और 9 सेकेंड, इन सभी अंकों का क्या कर लेना है, अपने को एलसीएम निकाल लेना है। तो इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 2, 3, 7 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 126। अब ये जो 126 आया है, ये काय में आया है, सेकेंड में आया है। 126 काय में आया है, सेकेंड में आया है। अब 126 सेकेंड यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो 126 को क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 126 सेकेंड में 2 मिनट होते हैं। 2 मिनट और कितने सेकेंड हो जाएंगे, 6 सेकेंड। तो 126 सेकेंड किसके बराबर हो जाएगा, 2 मिनट 6 सेकेंड के बराबर हो जाएगा। मतलब आपका ऑप्शन बी जो रहेगा वो सवाल नंबर 3 का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक वर्गाकार मैदान की परिधि का मतलब क्या होता है, परिमाप दे रखा है 160 मीटर है, तो क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले अपने को यहाँ पर एक वर्गाकार मैदान, जैसे अपन एक चित्र बना लेते हैं वर्ग का, और इसका परिमाप दे रखा है कितना है, 160 मीटर दे रखा है। तो जो दे रखा है सबसे पहले वही लिखिए कि वर्ग का जो परिमाप है वो कितना है। वर्ग का परिमाप हमें दे रखा है 160 मीटर। तो वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो आप कहोगे कि 4 गुणित भुजा जो होता है ये वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है। क्लियर। अब परिमाप हमें दे रखा है 160, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुणित भुजा के बराबर। राइट। तो यहां से 4 से इसको काट देंगे, 4 चौक 16 और 0, तो भुजा का मान कितना आ गया, भुजा का मान आ गया आपका 40 मीटर। कितना आ गया, भुजा का मान कितना आ गया, 40 मीटर। मतलब आप बता सकते हैं कि ये वाली भुजा 40 है, ये भी भुजा 40 है, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं जो होती है वो समान होती है। ये भी 40 है, ये भी कितनी है, 40 है, तभी तो इसका परिमाप 160 है। राइट। अब इसका हमको बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, और हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो आप कहोगे कि वर्ग के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है भुजा का वर्ग या भुजा का स्क्वायर। भुजा हमने निकाल दी, भुजा का मान 40 आया है, इसका स्क्वायर करना है, तो 40 का स्क्वायर मतलब 40 गुणित 40। क्लियर। तो यहाँ पर 40 में 40 का गुणा करेंगे तो 4 में 4 का गुणा हो जाएगा 16, 1 जीरो और 2 जीरो, तो ये हो जाएगी टोटल 2 जीरो, और क्षेत्रफल इसलिए काय में आएगा, वर्ग मीटर में आएगा। तो आप बता सकते हैं कि उस वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो 1600 वर्ग मीटर हो जाएगा। बोलो आई क्या बात समझ में। तो 1600 वर्ग मीटर आपका ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो चौथे सवाल का एकदम राइट आंसर हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। गुणनफल 102 गुणित 201 में से क्या घटाया जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो। सवाल क्या कह रहा है, 102 गुणित 201 में से क्या घटाया जाए, तो हम बोल देंगे 1 से घटाया जाए तो कितना प्राप्त हो रहा है, 19,999 प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे। 102 में 201 का गुणा करते हैं, तो 102 में 201 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20,502। आप गुणा करके देख लेना, इतना ही आएगा। माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, 19,999। अब इस x को उधर भेज देंगे, इस संख्या को इधर लाएंगे, तो पहले से 20,502 उधर है, इसको ये रहने देते हैं। इधर से 19,999 प्लस का इधर लाएंगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा 19,999 माइनस का, और माइनस का x को उधर भेज देंगे तो ये प्लस का x हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 20,502 में से कितना घटाना है, 19,999 घटाना है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 503। मतलब x का मान कितना आ जाएगा, 503 आ जाएगा। मतलब उस संख्या में से 102 गुणित 201 में अगर हम 503 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 19,999 आ जाएगा। अर्थात ए ऑप्शन जो रहेगा वो हमारे सवाल नंबर 5 का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। राइट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है एक त्रिभुज के दो कोण हमें दे रखे हैं। पहला है 70 डिग्री, दूसरा है 45 डिग्री। तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है, त्रिभुज के, लिख देता हूं यहां पर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्लियर? तो यहाँ पर दो कोण हमें दे रखे हैं। पहला है 70 डिग्री, दूसरा है आपका 45 डिग्री। तीसरे कोण को हम अपन क्या मान लेते हैं? तीसरा कोण अपन x मान लेते हैं, और ये कितने के बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। राइट? अब 70 डिग्री और 45 डिग्री इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 70 और 45 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 115 डिग्री। राइट? इसमें से अपने को x जोड़ना, उसके बाद 180 डिग्री। तो यहां से x का मान निकालना है तो 115 को उधर भेज देंगे, तो 180 डिग्री पहले से उधर है, प्लस का 115 इधर आएगा तो माइनस का 115 डिग्री हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि x बराबर 180 में से 115 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 65 डिग्री। अर्थात तीसरा जो कोण है उसका मान कितना आ जाएगा? तो तीसरा कोण आएगा आपका 65 डिग्री। मतलब तीसरा कोण आपका आ गया 65 डिग्री। पहला कोण 70 डिग्री, दूसरा कोण आपका 45 डिग्री। तो तीसरा कोण जो निकल के आया वो 65 डिग्री। 65 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो डी ऑप्शन हमारा सवाल नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7 में दे रखा है किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो यहाँ पर देखिए लंबाई में भी वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में भी वृद्धि हो रही है, और दोनों में वृद्धि हो रही है। तो अपने को यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि वाला फार्मूला लगाकर इसको हल कर लेंगे। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर फार्मूला क्या होता है? वो होता है a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। इस फार्मूले की सहायता से इस सवाल को कर सकते हैं। a का मान कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a का मान 20। b का मान कितना आ जाएगा? 25 है तो 25 हो जाएगा, प्लस a इंटू बी, तो a का मान 20 इंटू 25 किसका मान है? b का मान है, तो ये हो जाएगा 20 गुणित 25, और बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। 25 से इसको काट देंगे, 25 से कम 25, 25 से 100, 4 से ये कट जाएगा 5 बार में। मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। राइट? अब यहाँ पर 20 है और यहाँ 25 है, 20 और 25 को जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा, और 45 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? 50% की वृद्धि हो जाएगी। अर्थात ए ऑप्शन जो रहेगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 को हल करते हैं। सवाल नंबर 8 दे रखा है 14 सही 2/17 प्लस 29 सही 3/17 का मान क्या होगा? तो कैसे हल करेंगे इसको? सबसे पहले अपन सवाल लिख लेते हैं। 14 सही 2/17 प्लस 29 सही 3/17 का मान अपने को निकालना है। तो सबसे पहले ये जो 14 है और ये 29 इसको अलग जोड़ लेंगे, तो हम लिखेंगे 14 प्लस 29 प्लस ये बटे वाली जो संख्या है इसको अलग जोड़ लेंगे, तो ये आ जाएगा 2/17 प्लस 3/17। यहाँ तक कोई समस्या? बिल्कुल समस्या नहीं। और 14 में अपने को कितना जोड़ना है? 29 जोड़ना है। तो 14 में 29 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 29 में 1 जोड़ा 30 हो गया, 30 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। मतलब इस पूरे की वैल्यू आ गई 43 प्लस यहाँ पर देखिए दोनों के बटे में 17 है तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। मतलब ऊपर वाली संख्या ऐसा कैसा लिख देंगे? तो यह आ जाएगा 2 + 3, अर्थात अपन लिख सकते हैं इसको 43 प्लस 3 और 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 5, और बटे में कितना? 17। तो इसको अपन क्या ऐसा लिख सकते हैं कि 43 सही 5/17। इसको क्या लिख सकते हैं? 43 सही 5/17, अर्थात हमारा जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा? 43 सही 5/17। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा 43 सही 5/17, ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा वो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 दे रखा है एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 4:3 का अनुपात है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा है? 4:3 दे रखा है। तो अपन लंबाई को 4x मान सकते हैं, और चौड़ाई का अनुपात 3 है तो इसको 3x मान सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या? और बात यहाँ आयत की हो रही है और क्षेत्रफल उसका दे रखा है, तो हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का
क्षेत्रफल। और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, और क्षेत्रफल हमें दे रखा है 300, राइट। और लंबाई का अनुपात कितना है? 4x है, और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3x है। तो ये 300 किसके बराबर हो जाएगा? तो 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 4 तिया 12, और x का गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से x स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 300, और ये गुणा में 12 है, इधर का आएगा तो बटे में पहुंच जाएगा। इस 300 में 12 का भाग देंगे तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, कितना बचा? 6 बचा, और 12 पंजे 60, मतलब x स्क्वायर का मान कितना आ गया? x स्क्वायर का मान आ गया 25। मतलब अपन लिख सकते हैं कि x स्क्वायर बराबर 25 को अपन क्या 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं? तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब अपने पास x की वैल्यू आ गई, तो अपन क्या कर सकते हैं? इसमें लंबाई और चौड़ाई भी निकाल सकते हैं। लंबाई का अनुपात कितना बना था? लंबाई का अनुपात था 4x, तो ये यहाँ पर 4 ऐसा कैसा, x का मान अभी निकाला 5, तो 4 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20, मतलब लंबाई कितनी हो गई आपकी? 20 मीटर हो गई। क्लियर? इसी प्रकार से चौड़ाई भी निकाल सकते हैं अपन। तो चौड़ाई का अनुपात था हमारा 3x, तो 3 ऐसा कैसा, x का मान कितना निकाला? 5, तो 3 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 तिया 15, 15 मीटर आपकी चौड़ाई हो गई। अब हमसे सवाल में पूछा है आयत का परिमाप। अब हमारे पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, तो अपन आयत का परिमाप क्या निकाल सकते हैं? तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? तो आप कहोगे कि सर लंबाई, इसमें आयत का परिमाप का जो सूत्र होता है तो वो होता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्लियर? तो ये आयत के परिमाप का सूत्र है, बस इसमें मान रखना है। 2 ऐसा के साथ लंबाई आपने निकाली 20, चौड़ाई निकाली आपने 15, मान रख देंगे। तो यहाँ पर 2 ऐसा के साथ 20 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 में 15 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 35, और कोष्टक हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा। तो 2 का गुणा 35 से होगा तो ये हो जाएगा 35 दूना 70, और परिमाप है इसलिए इकाई में आएगा, मीटर में आएगा। अर्थात आपका मान कितना आ गया? परिमाप आ गया आपका, सॉरी 35 दूना 70 आएगा, 75 हो गया। तो 35 दूना 70, 70 मीटर आपका क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। अर्थात ए ऑप्शन जो रहेगा वो हमारे सवाल नंबर 9 का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को रोक कर साथ साथ में करने का कोशिश करिए ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। सवाल दे रखा है 181 बटा 213 गुणित 3 बटा 16 गुणित 48 बटे 53, इसका मान क्या होगा? तो सबसे पहले इसको सरल करेंगे। 16 से कट जाएगा 48 3 बार में, इस 3 से कट जाएगा ये 7 या 21, 71 बार में, और कुछ कट रहा है क्या? तो अब कोई भी संख्या आपको कटते हुए नहीं दिख रही है, तो जो संख्या बची है उनको लिख लीजिए। तो ऊपर बचे आपके पास 181 गुणित 3 गुणित 1, नीचे आपके पास संख्या बची 71 गुणित 1 गुणित 53। तो ऊपर वाली संख्याओं का ऊपर के साथ गुणा, मतलब 181 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 का गुणा 8 से करेंगे 8 तिया 24 का 4, हंसी लाया 2, 3 एकम 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अर्थात ऊपर की वैल्यू कितनी आ गई? 545 आ गई। अब हमारे पास नीचे संख्या है 71 का गुणा 53 से करना है, तो 71 का गुणा अपन 53 से कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, राइट। तो 7 या 21, 21 और 5 कितना हो जाएगा? 26, 26 का 6, हासिल आएगा 2, 7 पंजे 35 और 2 कितना हो जाएगा? 37 आ जाएगा। अर्थात नीचे की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3763 आ जाएगी, राइट। तो हमारा मान कितना आ गया? हमारा मान आया 543 बटा 3763। तो 543 बटा 3763 ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो हमारे इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा, राइट। अब बारी है आज के हमारे इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, सवाल नंबर 11 की। सवाल नंबर 11 में हमें दे रखा है किसी वस्तु को 950 रुपए में खरीदा जाता है, और खरीदा जाता है मतलब ये क्या आ गया? आपका क्रय मूल्य हो गया, तथा उसे 760 रुपए में बेच दिया जाता है और बेचा जाता है, तो वो बोलते हैं उसको विक्रय मूल्य, राइट। तो हानि प्रतिशत कितनी होगी? तो सबसे पहले तो अपने को हानि निकालना पड़ेगी, हानि कितनी हुई। तो हानि निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? हानि अपने को निकालना है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य में से
कितने को घटाना पड़ेगा, विक्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करना पड़ेगा। क्रय मूल्य था आपका 950 रुपए और विक्रय मूल्य था आपका 760 रुपए। तो 950 में से 760 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 190 आ जाएगा, राइट। मतलब आप बता सकते हैं कि 190 रुपए की हानि हुई। लेकिन सवाल में हमने हानि जो पूछी है वो प्रतिशत में पूछी है। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं याद हो तो मैं बता रहा हूं। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। ये हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। हानि है आपकी 190 रुपए की, क्रय मूल्य है आपका 950 रुपए और गुणा करना है इसमें 100 का, राइट। तो एक जीरो से इसकी एक जीरो कट जाएगी, 19 पंजे कितना होता है, 95 होता है। 5 से इसको काट देंगे तो 5 गुना 10 और जीरो, मतलब आप बता सकते हैं कि आपका मान कितना आ गया, 20% आ गया। मतलब उस व्यक्ति को उस सौदे में 20% की हानि हुई, राइट। तो 20% आपके सवाल नंबर 11 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से गणित प्रैक्टिस क्लास, ये आपकी 8वीं क्लास थी। उम्मीद करता हूं इस क्लास में हमने जो 11 सवाल हल किए वो 11 सवाल आपको बड़ी आसानी से और बिल्कुल बेसिक से समझाने का मैंने प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उनको भी इस प्रकार से पढ़ने का अवसर मिल सके और वो अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।